हेलो एवरीवन। इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपदा प्रबंधन के टॉपिक्स को हम लोग यूट्यूब के माध्यम से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सीरीज में 3 वीडियोस अब तक आ चुकी हैं। जिन लोगों ने उन वीडियोस को ना देखा हो, आप इससे पहले की वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपदा प्रबंधन विषय में एक शब्द आता है संकट। संकट जिसको इंग्लिश में हैजार्ड कहते हैं। हम समझने की कोशिश करें कि संकट क्या है। अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूं तो अक्सर बोलचाल में हम कहते हैं कि हमारे ऊपर ये संकट मंडरा रहा है या हमारे देश के ऊपर ये संकट आने वाला है या किसी व्यक्ति को लेकर के हम कहते हैं कि इस व्यक्ति पर ये संकट आ सकता है। इसका मतलब संकट वो अ, समस्या है या वह स्थिति है जो आने वाले समय में किसी व्यक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। मतलब संकट वो स्थिति है जो भविष्य में किसी व्यक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है या समाज को या देश को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। यहाँ पर एक परिभाषा लिखी गई है कि संकट वह भौतिक स्थिति है जिसमें पर्यावरण तथा मानवीय जीवन, अर्थव्यवस्था व समाज को अत्यधिक क्षति पहुंचाने का सामर्थ्य। मतलब संकट एक स्थिति है, एक भौतिक स्थिति है। तो पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है, मानव जीवन को क्षति पहुंचा सकती है, अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचा सकती है, समाज को क्षति पहुंचा सकती है। यहां पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि संकट अपने आप में आपदा नहीं है। संकट अपने आप में आपदा नहीं है, बल्कि आपदा आने की संभावित परिस्थिति, आपदा आने की संभावित स्थिति है। जैसे भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप एक संकट है जो कभी भी उत्पन्न हो सकता है। अगर भूकंप आया, उससे क्षति हुई, तो वो एक आपदा होगा। लेकिन भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए भूकंप एक संकट है। सूखा प्रभावित क्षेत्र जो है वहां पर सूखा एक संकट है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ एक संकट है जो कभी भी आ सकती है। जब बाढ़ आ जाएगी, उसे क्षति होगी, तो बाढ़ आपदा का रूप ले लेगी। फिर हम उसे संकट नहीं, फिर हम उसे आपदा कहेंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपदा से पहले की जो स्थिति है वो संकट है और जब तक आपदा अभी आई नहीं, आपदा आने की संभावना जब तक है, तब तक उस परिस्थिति को हम संकट के रूप में जानते हैं या समझते हैं। एक बार मैं फिर से इस बात को पढ़ देता हूं कि संकट वह भौतिक स्थिति है जिसमें पर्यावरण तथा मानवीय जीवन, अर्थव्यवस्था व समाज को अत्यधिक क्षति पहुंचाने का सामर्थ्य। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे जैसे दक्षिण भारत। वैसे तो अब दक्षिण भारत में भी भूकंप आते हैं, आने लगे हैं, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत में भूकंप की तीव्रता कुछ कम होती है। कुछ जगहों पर प्रबल भूकंप आए हैं, फिर भी मैं एक सामान्य दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं कि दक्षिण भारत और हिमालयी क्षेत्र, हिमालय। अब हिमालयी क्षेत्रों के लिए भूकंप एक संकट है जो कभी भी उत्पन्न हो सकता है, कि प्रोबेबिलिटी यहां पर अधिक है। लेकिन दक्षिण भारत के लिए भूकंप कोई बड़ा संकट नहीं है। यहां पर भूकंप उतना प्रभावशाली नहीं आता है। हालांकि मैं अपनी बात को ही काट रहा हूं कि दक्षिण भारत में भी भूकंप आते हैं, आने लगे हैं, ऐसी बनी। लेकिन सामान्यतः अगर सामान्य दृष्टिकोण से बात करें तो भूकंप कोई बड़ा संकट दक्षिण भारत के लिए नहीं है जितना हिमालयी क्षेत्रों के लिए। लेकिन दक्षिण भारत के लिए तटवर्ती क्षेत्र जो है, दक्षिण भारत का जो तटवर्ती भाग है, उन तटवर्ती क्षेत्रों के लिए चक्रवात एक बहुत बड़ा संकट है। चक्रवात मतलब इन क्षेत्रों में
चक्रवात सामान्यतः आता है, आ सकता है। अब यहां के लिए चक्रवात एक संकट है दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र, लेकिन हिमालय के लिए चक्रवात कोई संकट नहीं है। हिमालय के लिए चक्रवात संकट नहीं है। तो संकट वो संभावित स्थिति है जो संकट वो संभावित स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप कभी आपदा की उत्पत्ति हो सकती है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा आने से पहले आपदा की जो अनुकूल परिस्थितियां हैं या आपदा आने की जो संभावना है वही संकट। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर संकट, हजार्ड और आपदा अर्थात डिजास्टर, इन दोनों के डिफरेंस को देखने की कोशिश करते हैं, इन दोनों के अंतर को समझने की कोशिश। इस संकट क्या है और आपदा। वैसे तो दोनों के मतलब हम समझ रहे हैं, दोनों के मायने समझ रहे हैं, लेकिन यहां पर तो हम डिफरेंस या अंतर देखने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है कि आपदा के आने की संभावना को संकट कहते हैं। आपदा के आने की संभावना को संकट कहते हैं और संकट के कारण उत्पन्न गंभीर दुर्घटनाओं को आपदा कहते हैं। संकट के कारण जिन क्षेत्रों में संकट आपदा आने की संभावना है वो तो संकट है, लेकिन जहां पर संकट के कारण आपदा गंभीर कोई क्षति उत्पन्न हुई है, गंभीर दुर्घटना उत्पन्न हुई है, तो वो दुर्घटना या क्षति संकट की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट, यह आपदा के पूर्व की स्थिति है। आपदा के पूर्व की स्थिति जो भविष्य में आपदाओं के आने की सूचक है। मतलब अगर किसी क्षेत्रों में कोई भी संकट हो, आपदा का कोई संकट हो, चाहे भूकंपीय आपदा का संकट हो, चाहे चक्रवात की आपदा का संकट हो, धन का संकट हो, ये आने वाले समय में उस क्षेत्र में आपदा के आने की एक सूचना देता है। संकट जो है उस क्षेत्र में आपदा के आने की सूचक। लेकिन आपदाएं क्या है? आपदाएं संकट का परिणाम होती है, उसका रिजल्ट होती है, जो जान माल की गंभीर क्षति का कारक। ठीक है, तो आपदा आने की सूचक, आपदा आने का सूचक क्या है? ये संकट है, आपदा से पूर्व की स्थिति। और आपदाएं स्वयं में क्या है? ये संकट का परिणाम है जिससे गंभीर संकट की बात करेंगे फिर से। इसमें कोई क्षति नहीं होती है, संकट में कोई क्षति नहीं होती है, परंतु इससे क्षति कारक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोई भौतिक क्षति नहीं होती है, लेकिन इसे क्षति कारक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपदा, इसमें अत्यधिक संख्या में लोग प्रभावित होते हैं जिन्हें व्यापक आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय हानि होती है। तो इससे इसमें अत्यधिक संख्या में लोग प्रभावित होते हैं जिन्हें व्यापक आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय हानि झेलनी पड़ती है। इसी तरह से इस अंतर को हम और आगे बढ़ के देखते हैं। चौथा पॉइंट है अनुकूल भौतिक परिस्थितियों के कारण, अनुकूल भौतिक परिस्थितियों के कारण बाढ़, सूखा, भूकंप आदि की उत्पत्ति की संभावनाएं संकट है। उत्पत्ति की संभावनाएं संकट है। अनुकूल भौतिक, जैसे हिमालय में अनुकूल भौतिक परिस्थितियां हैं कि वहां भूकंप आ सकता है। मध्य भारत, दक्षिण भारत का जो आंतरिक भाग है वहां पर सूखे के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में बाढ़ उत्पत्ति की अनुकूल संभावना है, बाढ़ उत्पन्न हो सकती है वहां पर। तो जहां पर जिस आपदा के लिए अनुकूल भौतिक परिस्थितियां, अनुकूल स्थितियां हैं, ठीक है ना, ये अनुकूल भौतिक परिस्थितियां जिनके कारण आपदा की उत्पत्ति होने की संभावना है, तो यही संकट है। अनुकूल भौतिक परिस्थितियों के कारण बाढ़, सूखा, भूकंप आदि की उत्पत्ति की संभावनाएं संकट है। भूकंप क्या है? सॉरी, आपदा क्या है? तो भूकंप, सूखा, भूस्खलन के आदि के द्वारा, भूस्खलन आदि के द्वारा उत्पन्न क्षतिकारक स्थिति आपदा कहलाती है। भूकंप, सूखा, भूस्खलन आदि के द्वारा उत्पन्न
क्षतिकारक स्थिति जो है ये आपदा कहलाती है। इस तरह से हम लोगों ने आपदा और संकट के डिफरेंस को समझा है, अंतर को समझा। एक लाइन में अगर बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि संकट जो है संभावित आपदा है। संभावित आपदा आने की संभावना जो है वो संकट है। और आपदा एक स्थिति है जो गंभीर दुर्घटनाओं को, गंभीर क्षति का कारक बनती है। संकट एक पूर्व स्थिति है, आपदा से पहले की स्थिति है, और आपदा स्वयं में एक परिस्थिति है वजह से गंभीर क्षति उत्पन्न। अब इसके बाद कुछ आगे बढ़ते हैं और अन्य शब्दों को देखते हैं। जैसे एक बहुत सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जिसको सुभेद्यता कहते हैं। आपदा प्रबंधन में आपको हर जगह ये शब्द मिलेगा, सुभेद्यता, इंग्लिश में वल्नरेबिलिटी कहते हैं। वल्नरेबिलिटी या सुभेद्यता। अगर मैं सामान्य रूप से बात करूं कि इसका मतलब क्या होगा, तो किसी भी आपदा से, समझिए बात को, किसी भी आपदा से प्रभावित हो जाने, किसी भी आपदा से प्रभावित हो जाने की अनुकूल स्थिति, अनुकूल परिस्थितियां जो है, इसी को हम सुभेद्यता कहते हैं। आपदा से प्रभावित हो जाने की अनुकूल परिस्थितियां जैसे मान लीजिए कोई चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है। अब चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में यहां पर दो तरह के मकान बने हुए हैं। कुछ पक्के मकान हैं और वहीं पर कुछ कच्चे उसके मकान हैं। कच्चे। अब अगर चक्रवात आता है तो निश्चित रूप से जो पक्के मकान हैं उन पे प्रभाव न के बराबर पड़ेगा, लेकिन जो कच्चे और घास फूस के मकान हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित, उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव आएगा। हो सकता है वो मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो। अब यहां पर अगर हम सुभेद्यता की बात करें तो चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में कच्चे और घास फूस के मकानों की सुभेद्यता अधिक। हालांकि चक्रवात पक्के मकान पर भी और कच्चे मकान दोनों पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करेगा, लेकिन सुभेद्यता उससे प्रभावित होने की संभावना या प्रभावित होने की अनुकूल परिस्थितियां किसकी ज्यादा है? कच्चे मकानों की। नुकसान इसको सबसे ज्यादा हो सकता है कच्चे मकानों को। इसीलिए आपदा से प्रभावित हो जाने की अनुकूल परिस्थितियां जिसकी होती है वही वही अ, सुभेद्य माना जाएगा, जिसकी अनुकूल परिस्थितियां हैं। इसी तरह से अ, एक और मैं उदाहरण देता हूं। जिस अ, कोई महामारी उत्पन्न होती है किसी क्षेत्र में, कोई महामारी, जैसे अभी हम सभी लोगों ने कोरोना की महामारी को देखा। अब कोरोना की महामारी में हमने ये देखा था कि जिन लोगों को कुछ पहले से समस्याएं थी, जैसे ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, डायबिटीज, वो लोग कोरोना के प्रति ज्यादा वल्नरेबल थे, ज्यादा सुबह, और उनको ज्यादा क्षति नहीं पहुंची। और जिन लोगों को कोई स्वास्थ्य समस्याएं नहीं थी, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, उन पर प्रभाव इतना ज्यादा नहीं आया जितना ऑलरेडी किसी की कोई मेडिकल हिस्ट्री रही हो, कोई रहा हो, एस्थमेटिक रहा हो, कोई ब्लड प्रेशर शुगर आदि के मरीज रहा हो, तो उसको ज्यादा प्रभाव। इसका मतलब कि इस महामारी के प्रति बीपी, शुगर, अस्थमा, इस तरह के जो पेशेंट थे ये ज्यादा सुभेद्य थे, इनकी सुभेद्यता अधिक थी। मुझे लगता है बात आपको समझ में आई होगी। चलिए पढ़ के देखते हैं। सुभेद्यता प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं के आने और समुदाय द्वारा उनका सामना करने तथा उससे उबरने की न्यून क्षमता अथवा, फिर से सुनिए, सुभेद्यता प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं की व समुदाय द्वारा उनका सामना करने और उससे उबरने की न्यून क्षमता अथवा दशा, इसी को सुभेद्यता कहते हैं। मतलब आपदा तो आएगी, उसको तो टाला नहीं जा सकता, लेकिन अगर किसी समुदाय की उस आपदा से निपटने की क्षमता जो है वो बहुत कम है, या आपदा का सामना करने की क्षमता बहुत कम है,
उससे हुई क्षति से उबरने की क्षमता बहुत कम है, तो वो समुदाय, वो समाज कहीं ज्यादा आपदा के प्रति सुभेद्य माना जाए। एक मैं और उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बहुत ज्यादा बाढ़ आई किसी क्षेत्र में। वहां पे दो तरह के लोग हैं, एक निर्धन और कृषक। निर्धन कोई कृषक है, वो खेती करके अपना जीवन पाल रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण। और वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो धनी व्यक्ति है, शहर में भी उसके मकान है और नौकरी पेशा कर रहा है, नौकरी करता है, उसकी इनकम है और शहर में भी मकान है। तो बाढ़ की वजह से अगर देखा जाए तो बाढ़ से की जो क्षति उत्पन्न हो रही है, बाढ़ की जो क्षति, उस क्षति से उबरने की जो क्षमता है वो धनी और नौकरी पेशा व्यक्ति में अधिक है, क्योंकि इसको हर महीने एक निश्चित तनख्वाह मिलनी है, वो मिलेगी ही मिलेगी, वो अपनी तनख्वाह पे निर्भर है। लेकिन जो निर्धन कृषक है, जो कि खेती पर ही निर्भर है, खेत की उपज पर निर्भर है, बाढ़ की वजह से उसकी सारी उपज चौपट हो चुकी है, उसके पास कोई ऐसी पूंजी नहीं है पहले से, कोई निश्चित आय नहीं है। तो ये जो कृषक है, ये कहीं ज्यादा सुभेद्य है। इसकी बाढ़ से उबरने की या उसकी क्षति से उबरने की क्षमता कम है, न्यूनतम है। और इसकी जो धनी व्यक्ति है, नौकरी पेशा है, उसकी अधिक है। पर सुभेद्यता किसकी ज्यादा है? निर्धन व्यक्ति की ज्यादा है। तो इसीलिए ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि आपदा का सामना करने तथा उससे उबरने की न्यून क्षमता या न्यून दशा, इसी को हम सुभेद्यता कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी समुदाय की आपदा से प्रभावित हो जाने की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय अनुकूलताओं को सुभेद्यता कहते हैं। तब कोई समुदाय वो आसानी से, चाहे भौतिक रूप से या सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से या पर्यावरणीय रूप से, जब आपदा से आसानी से प्रभावित हो जाता है, आसानी से आपदा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, तो इस अनुकूलता को ही, आसानी से प्रभावित हो जाने की परिस्थिति को ही हम सुभेद्यता कहते हैं। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आई होगी। मैं इन दोनों बातों को एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सुभेद्यता प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं के आने व समुदाय द्वारा उनका सामना करने तथा उससे उबरने की न्यून क्षमता। मतलब जो समुदाय, जो समाज का वर्ग आपदा से प्रभावित होता है, ज्यादा प्रभावित होता है और उसके द्वारा उत्पन्न क्षति से आसानी से नहीं निकल पाता है, वो समाज, वो समुदाय, वो वर्ग, वह व्यक्ति आपदा के प्रति कहीं ज्यादा सुरक्षित। इसी तरह से अगर दूसरे शब्दों में देखते हैं, दूसरे शब्दों में किसी समुदाय की आपदा से प्रभावित हो जाने की भौतिक, तो क्या है मैं आगे समझाऊंगा, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय अनुकूलताओं को हम सुभेद्यता कहते हैं। इसको भी हम थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। सुभेद्यता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। सुभेद्यता कितने प्रकार की होती है? जैसे भौतिक सुभेद्यता, ऐसी भौतिक संरचना जो किसी आपदा से सहजता से प्रभावित हो जाए, वो समुदाय की भौतिक सुभेद्यता कहते हैं। ऐसी भौतिक संरचनाएं जो किसी आपदा से सहजता से प्रभावित हो जाए, वो समुदाय की भौतिक सुभेद्यता कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का उदाहरण दिया। अब चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में अगर कच्चे और घास फूस के मकान, कच्चे और घास फूस के मकान अगर है, तो ये क्या है? एक भौतिक संरचना है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक संरचना है। उसका मकान जो होता है, वो उसकी अपनी एक संरचना होती है। अब ये भौतिक संरचना है। तो ऐसी भौतिक संरचनाएं जो आपदा से सहजता से प्रभावित हो जाए, को समुदाय की भौतिक सुभेद्यता कहते हैं। अर्थात चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में जिनके कच्चे मकान है, घास फूस के मकान है, वो भौतिक रूप से चक्रवात के प्रति कहीं ज्यादा सुभेद्य माने। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। अब भूकंप प्रभावित क्षेत्र है,
वहां पर अगर कोई अगर बड़ी बिल्डिंग वगैरह बनाई गई है या बड़ी इमारत अगर बनाई गई है, तो अब ये बड़ी इमारत, ऊंची इमारत भूकंप के प्रति सुभेद्य हो जाएगी, ज्यादा होगी। इसी तरह कोई भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है, अगर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में कोई निर्माण कार्य कर दिया गया या वहां पर कृषि के लिए जमीन तैयार कर दी गई या वहां पर रोड वगैरह बना दिया गया, तो भूस्खलन के प्रभाव से उन चीजों की क्षति होने की संभावना अधिक होगी। तो कोई भी मानव निर्मित संरचना किसी भी आपदा से आसानी से प्रभावित हो जाए, इसको समुदाय की भौतिक सुभेद्यता कहा जाता है। इसी तरह से सामाजिक सुभेद्यता होती है, अर्थात समाज का वह वर्ग जो किसी आपदा से सहजता से प्रभावित हो जाए, उसे सामाजिक सुभेद्यता कहते हैं। समाज का वह वर्ग जो किसी भी आपदा से आसानी से सहजता से प्रभावित हो जाए, वो सामाजिक सुभेद्यता है। जैसे वृद्ध, बच्चे, अशक्तजन, ये आसानी से किसी भी आपदा से प्रभावित हो जाए। अगर भूकंप आया तो जो लोग सक्षम हैं वो लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं, खुले स्थानों पे भाग सकते हैं। लेकिन अगर कोई अशक्त लोग हैं, वृद्ध हैं, तो उनके लिए उतनी तेजी से अपने स्थान को छोड़ करके बाहर भागना, सुरक्षित स्थान पे जाना, खुले स्थान पे जाना संभव नहीं होगा। तो जिस समाज में वृद्ध, बच्चे, अशक्त जन हैं या उनकी संख्या ज्यादा है, या समाज के अगर ये वर्ग हैं, तो ये वर्ग सामाजिक रूप से किसी भी आपदा के लिए अधिक सुभेद्य माने जाएंगे। इसी तरह से जो अशिक्षित वर्ग भी कई आपदाओं के प्रति ज्ञान व शिक्षा के अभाव में सुभेद्य होते हैं। जैसे उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, उनके अंदर इस बात की अम, का ज्ञान नहीं है कि आपदाओं से कैसे निपटा जा सकता है, सामना कैसे करना चाहिए। तो शिक्षा के अभाव में, ज्ञान के अभाव में भी अशिक्षित वर्ग भी आपदाओं के प्रति सुभेद्य हो जाते हैं। इसी तरह से आर्थिक सुभेद्यता, सुभेद्यता का तीसरा प्रकार आर्थिक सुभेद्यता। जैसे गरीब, निर्धन वर्ग प्रायः कच्चे मकानों एवं झुग्गी झोपड़ियों में रहने हेतु बाध्य होते हैं, जो उन्हें कई आपदाओं जैसे बाढ़, महामारी, चक्रवात, भूकंप आदि के प्रति सुभेद्य बनाते हैं। तो ये उनकी आर्थिक सुभेद्यता है, क्योंकि वो गरीब हैं, निर्धन है। अब इस कंडीशन में आर्थिक रूप से सक्षम न होने की वजह से वो झुग्गी झोपड़ियों, कच्चे मकानों में रहने के लिए बाध्य हैं। तो उन क्षेत्रों में आने वाली बहुत सारी आपदाएं उनको आसानी से प्रभावित कर सकती है। तो ये उनकी, तो ये समुदाय की आर्थिक सुभेद्यता होती है। तो इस तरह से सुभेद्यता और इसके प्रकार को हमने समझने की कोशिश करी है। मैं अगर आगे बढ़ूं, प्रकार में पर्यावरणीय सुभेद्यता की बात करूं, तो इसको आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आज के समय में पर्यावरण का क्षरण जो हो रहा है, ये बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। और इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर जो जन समुदाय है, ये आपदाओं के प्रति, कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमगलन होगा। अब हिमगलन जब बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से बहुत सारे द्वीपीय देश जैसे मालदीव है, इनके डूबने का खतरा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये पर्यावरणीय सुभेद्यता है, कि अगर पर्यावरणीय चुनौतियां उत्पन्न हो रही, तो इसका बहुत व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है और पूरा विश्व समुदाय इससे प्रभावित हो सकता है। पूरे विश्व समुदाय की सुभेद्यता बढ़ सकती है। प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाएं अथवा पारिस्थितिक संकट से समाज के सभी वर्गों की कई आपदाओं के प्रति बढ़ जाती है। तो प्रतिकूल पर्यावरणीय दशा अथवा पारिस्थितिक संकट से समाज के सभी वर्गों की कई आपदाओं के प्रति सुभेद्यता बढ़ जाती है। महामारियों के प्रति सुभेद्यता बढ़ जाएगी,
जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न जो समस्याएं हैं उसके प्रति सुभेद्यता बढ़ जाएगी। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया द्वीपों के डूब जाने की समस्या। इस तरह से सुभेद्यता क्या है, आर है, इन सारी चीजों को आज की इस लेक्चर में हमने समझने की कोशिश करी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है और आपदा प्रबंधन चक्र क्या है, जोखिम क्या है और आपदा प्रबंधन चक्र क्या है, किस तरह से आपदाओं का प्रबंधन किया जाता है। इनको हम अगली क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।